आइए आज हम लोग पावर जनरेशन के 37वें टेस्ट को देखते हैं। ये प्रश्न कह रहा है विखंडन के माध्यम से जो हमें ऊष्मा की प्राप्ति होती है वह ऊष्मा खास करके कहां पे, आपके न्यूक्लियर रिएक्टर में। आप जानते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सी घटना होती है, नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय विखंडन से जो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है उस ऊष्मा को हम निश्चित रूप से क्या काम करते हैं, उसका इस्तेमाल करके हम पानी को गर्म करने का प्रयास करते हैं। और हीट एक्सचेंजर के अंदर आपका पानी भाप में बदलता है। आपका पानी क्या होता है, भाप में बदलता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम वाटर को स्टीम बनाने का काम इसके माध्यम से कर रहे हैं। अब जो भी गर्मी यहां पर आई है वो सारी गर्मी इस पाइप के माध्यम से, कूलेंट के माध्यम से क्या होती है, इस एक्सचेंजर में जाती हैं। इसके माध्यम से सारी की सारी ऊष्मा ऐसे सर्कुलेट होती हैं और सभी ऊष्मा को एब्जॉर्ब कौन करता है, आपका पानी। और वो पानी फिर किस में बदलता है, स्टीम में बदलता है। और फिर जब ठंडापन आ जाता है इसके अंदर तो वापस वही फिर कहां आ जाती है, रिएक्टर के अंदर। दोबारा से ये साइकिल चलता रहता है और इसके आधार पर हमें हीट रिसीव होती रहती है और पानी गर्म होता रहता है, वाटर आपके स्टीम में बदलता रहता है। तो जिस भी डिवाइस के माध्यम से, जिस भी चीज के माध्यम से हम रिएक्टर के नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊष्मा का उपयोग कर पाते हैं वो मेरा समान रूप से क्या है, रिएक्टर कूलेंट है। रिएक्टर कूलेंट के रूप में हम निश्चित रूप से साहब हैवी वाटर का भी प्रयोग कर सकते हैं, D2O का कर सकते हैं, CO2 का कर सकते हैं। हम साहब किसका यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, सोडियम के लिक्विड का भी यूज करते हैं। कई सारे पदार्थों का जो है हम इस्तेमाल इस रूप में करते हैं। तो राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। कभी कभी डायरेक्ट जल भी लेकर जाते हैं, लेकिन आजकल सबसे पॉपुलर मेरा क्या है, लिक्विड सोडियम है। यह लिक्विड सोडियम बेहतर कूलेंट के रूप में काम करता है। मॉडरेटर जानते हैं गति को धीमा करता है, कंट्रोलर हमारा रड गति को नियंत्रित करने का काम करता है। अगला प्रश्न है, एक बिजली संयंत्र की शुरुआती लागत है 2 गुना 10 के पावर 8 रुपए, उसका साल्वेज वैल्यू, उबार मूल्य कितना हो रहा है। ध्यान रखिएगा, उबार मूल्य आपका 15% है, ठीक है। प्रारंभिक कीमत कितनी है साथियों, प्रारंभिक लागत ये आपकी है 2 गुना 10 के पावर 8, ये रुपए में है। 25 वर्ष के बाद कह रहा है, स्ट्रेट लाइन विधि से 25 साल बाद आपका कितना अवमूल्यन होगा। तो स्ट्रेट लाइन विधि में चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह का कोई गणना नहीं होता है। जितना साल्वेज वैल्यू कहता है टोटल राशि का उतना ही परसेंट कर देते हैं, बस यही कंसेप्ट होता है। यानी यहां पर अगर आप देखिएगा तो 25 वर्ष बाद आपके संयंत्रों का मूल्य क्या होगा, सीधे सीधे 2 गुना 10 के पावर 8 का कितना प्रतिशत, 15/100%। सिंप्लीफाई कर लीजिए विद्यार्थी और बताइए जरा आंसर कितना हो जाएगा। 10 के पावर 8 था तो क्या हो जाएगा, 15 दूना 30, 3 गुना 10 के पावर 7 रुपए। यही आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि विधि कौन सी है, स्ट्रेट लाइन विधि है, इसलिए स्ट्रेट लाइन विधि में डायरेक्ट परसेंटेज निकाला जाएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्ट्रेट लाइन विधि है, इसीलिए डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, चक्रवृद्धि ब्याज विधि, 3-4 विधियां होती हैं। सब विधि का अपना अपना क्या है, तरीका है। स्ट्रेट लाइन विधि में कितने वर्ष के बाद भी क्यों नहीं हो, जितना साल्वेज वैल्यू होता है उतना ही कॉस्ट रिडक्शन माना जाता है, बाकी को कंसीडर नहीं करते। समझ गए कि नहीं, तब भी यही होता, 50 साल बाद भी होता तब भी यही होता। इसका मेन कंसेप्ट है स्ट्रेट लाइन विधि। अगर यह विधि की जगह दूसरा विधि होता तब बात और होती। कह रहा विंड मिल में बिजली का उत्पादन, साथियों ये देखिए हमारी विंड मिल का ये रोटर का ब्लेड है, इधर से हवा का प्रवाह हो रहा है और हवा के प्रेशर से हमारी क्या हो रही है, रोटर की ब्लेड घूम रही है। घूमने के बाद देखिए ये हमारा कौन सा विंड टरबाइन है, ये हॉरिजॉन्टल है। क्या है साहब, हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन है। हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन में साथियों आपका यहां जो बॉक्स होता है हमारा,
उसी में हम लोग नैसल में ही क्या करते हैं, गियर बॉक्स लगाते हैं, और इस गियर बॉक्स के माध्यम से स्पिंडल जो हमारी रोटर ब्लेड की हैं वो सीधे जनरेटर से कपल्ड होती हैं, और यहां पर ही जनरेटर को घुमाने का काम कौन करता है, आपका विंड का टरबाइन का एक्सल यानी धुरी शाफ्ट, और फिर इससे विद्युत का उत्पादन होने लगता है। और यहां से ये रेड तार आपकी पावर केबल है, ये पावर केबल से पावर कहां दिया, ट्रांसफार्मर में। यहां जो ट्रांसफार्मर होती हैं वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होती हैं। क्या होती हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होती हैं। आप सब जानते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर इनपुट की वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ा देता है। अगर यहां पर आपने इसको 3.3 किलो वोल्ट दिया है तो इसको यह 400 केवी तक करने की ताकत भी रखता है। तो इसके माध्यम से हम वोल्टेज को बढ़ा लेते हैं, बढ़ाने के बाद दूर दराज के क्षेत्रों में ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। अब रही बात, हमारा एक इक्वेशन होता है, यहां जो हमें पावर मिलता है उसका मान होता है P बराबर 1/2 के CP रो ए भी का Q। विद्यार्थी यहां ध्यान रखिएगा, P मेरा क्या है, पावर है, शक्ति है। ध्यान रखिएगा K तो मेरा कांस्टेंट है, CP जो है आपकी ये होती हैं मैक्सिमम पावर कॉफिशिएंट। क्या होती हैं, मैक्सिमम पावर कॉफिशिएंट। हमारा रो जो होता है एयर का डेंसिटी होता है, हवा का घनत्व। रो क्या है, एयर डेंसिटी है। साथियों आपका ए जो है यह हमारा है रोटर शाफ्ट की एरिया, रोटर शाफ्ट क्षेत्रफल, रोटर शाफ्ट का क्षेत्रफल। अभी मेरा क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ एयर, हवा का वेग। अब आप देखिए यहां पर मेरा जो बदलने वाला चीज है वो कौन सा है, हवा का मान ही बदल सकता है, बाकी सब कुछ तो जैसा डिजाइन किए हैं उसी आकार का रहेगा, उसके मान में बदलाव होगा नहीं। यानी यहां से आप सीधे क्या कह दिए, P समानुपाती V के पावर 3 का है, यानी स्पीड जो विंड की है, हवा की जो गति है उसके घन का समानुपाती है। यानी स्पष्ट उत्तर क्या हो गया, हवा की गति के घन के अनुपातिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। CP मैक्सिमम पावर कॉफिशिएंट, रो एयर डेंसिटी, ए आपका रोटर शाफ्ट की एरिया है, भी आपका वेलोसिटी ऑफ एयर या स्पीड ऑफ एयर है। ठीक है, ये सारे डाटा है, के भी मेरा कांस्टेंट ही है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ें। तेरा ठोस ईंधन का कैलोरी जनन, कैलोरीफिक मान कैसे व्यक्त किया जाता है, यानी समान रूप से समझिए तो कैलोरीफिक वैल्यू का एसआई मात्रक क्या होता है। या तो आप इसे कह सकते हैं किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, या नहीं तो आप क्या कहिएगा, कैलोरी प्रति ग्राम। ये आपकी मात्रा होती है। किसी भी पदार्थ को जलाने के बाद जो उष्मा की मात्रा हमें प्राप्त होती है उसी को उसका कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। और कैलोरीफिक वैल्यू को हम हमेशा कैसे मापते हैं, कैलोरी प्रति ग्राम में, ज्यादा है तो किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम में मापते हैं। ये डिपेंड करता है पदार्थ की मात्रा के आधार पर। चलिए साहब अगला प्रश्न। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में मैंने कल भी आपसे चर्चा किया था, हमारी डैम के बाद जो प्रेशर पानी की निकलती है वह प्रेशर बहुत ज्यादा रहती है, और उसकी वजह से आपका या तो टरबाइन का हमारा ब्लेड डैमेज कर जाएगा या मेरी वॉल्व हाउस पर इफेक्ट पड़ेगा। इससे बचने के लिए, पानी को नियंत्रित करने के लिए हम सर्ज टैंक का प्रयोग करते हैं। यह सर्ज टैंक एक टंकी होती है जो आपके प्रेशर चैनल के ऊपर लगी होती है। अगर प्रेशर कम है तो पानी यहां से नीचे चली जाती है, प्रेशर ज्यादा है तो इस टैंक में पानी भरती है, और वॉल्व हाउस से वॉल्व को आप कसते हैं, टाइट करते हैं, खोलते हैं, जितनी जरूरत है उतना पानी पेन स्टॉक से छोड़ते हैं। फिर पेन स्टॉक का पानी जब टरबाइन पर प्रेशर बनाता है तो वह घूमने लगती हैं, और यहां पर हमारी अल्टरनेटर जुड़ी होती हैं जिससे विद्युत का उत्पादन होता है। मैंने आपसे कल भी कहा था कि हाइडल पावर प्लांट में जो अल्टरनेटर होता है वो साइलिएंट पोल टाइप अल्टरनेटर होता है। इसके रोटर की गोलाई व्यास बहुत ज्यादा होता है, लंबाई कम होती है, इसमें पोल बहुत ज्यादा होता है, इसमें साथियों शोर बहुत ज्यादा होता है। इसकी स्पीड 300 से 500 आरपीएम होती है।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हम यहां पर पेन स्टॉक का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? फोरबे से पेन स्टॉक तक पानी ले जाने के लिए नहीं साहब, टरबाइन में कंकड़ पत्थर जाने से रोकने के लिए नहीं साहब, ठीक है, रिजर्वायर से टरबाइन तक पानी ले जाने के लिए नहीं साहब, किसके लिए? वाटर हैमरिंग इफेक्ट को, पानी का जो जोरदार धक्का लगता है उस धक्के से बचने के लिए हम इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। आइए विद्वानों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है परमाणु ऊर्जा की विद्युत इकाई। परमाणु ऊर्जा मतलब आप समान रूप से समझिए हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जाएगा। समान रूप से आप देखिए तो यूरेनियम वगैरह, तो हम आपको बता दें इसको हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, MEV। आपको मालूम है 1 kg यूरेनियम से, 1 kg यूरेनियम को जब आप जलाते हैं, विखंडित करते हैं, तो कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? विखंडित करने पर कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? सुदर्शन जी मालूम है? 2 गुना 10 के पावर 16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होती है, ठीक है, 2 गुना 10 के पावर 16। और इसके माध्यम से जो हमें उष्मा प्राप्त होती है, ठीक है, इतने सेम मात्रा की उष्मा पाने के लिए हमें 5000 टन कोयला जलाना पड़ेगा। 5000 टन कोयला जलाने पर जितना उष्मा मिलेगी उतनी उष्मा 1 kg यूरेनियम के विखंडन से मिलेगी। चलिए साहब आगे बढ़ें। अगला प्रश्न कह रहा है 8 × 10⁶ मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है, यानी एरिया हो गया 8 गुना 10 के पावर 6 मीटर स्क्वायर। सालाना वर्षा कितनी होती है? 1.25 मीटर। यील्ड फैक्टर आपका कितना है? 80%। आपसे कह रहा है प्रतिवर्ष इस्तेमाल किए जा सकने वाले जल का आयतन कितना होगा? जो पानी जमा होगा उस पूरे जमा हुए पानी का आयतन कितना होगा? बहुत छोटा सा फॉर्मूला इसका होता है, मैं आपको बता देता हूं। जल का आयतन, वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसका सामान्य सा फॉर्मूला है क्षेत्रफल गुना सालाना वर्षा गुना क्या हो जाएगा? यील्ड फैक्टर। बस आपके पास सारा डाटा है, पुट करिए और आंसर बता दीजिए। 8 गुना 10 के पावर 6 गुना 1.25 गुना 80/100। सिंप्लीफाई करिए, वैल्यू आपका आएगा 8 गुना 10 के पावर 6 क्यूबिक मीटर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्या सुदर्शन जी कोई दिक्कत तो नहीं है? यील्ड फैक्टर, यील्ड फैक्टर YIELD दिया है ना क्वेश्चन में, यील्ड फैक्टर। बिल्कुल विद्यार्थी, चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है एक डीजल पावर स्टेशन की प्रतिदिन के डीजल की खपत है 1000 kg और प्रतिदिन आपको उत्पन्न हो रहा है 5000 किलोवाट आवर। विशिष्ट ईंधन खपत कितना होगा? विद्यार्थी जी बहुत ही आसान सा प्रश्न है। विशिष्ट ईंधन खपत का फॉर्मूला होता है, विशिष्ट ईंधन खपत, इसका फॉर्मूला होता है प्रतिदिन डीजल खपत, प्रतिदिन डीजल खपत, प्रतिदिन डीजल खपत बटा प्रतिदिन उत्पादन। तो 1000 kg मेरा खपत होता है, मिलता है कितना? 5000 kWh। सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना हो गया? 1/5।
0.1 किलोवाट आवर के उत्पत्ति के लिए 200 ग्राम की खपत हो रही है, यानी 200 ग्राम डीजल खाता है तो 1 यूनिट बिजली आपको देता है। चलिए साहब, ये सभी प्रश्न बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने आपसे पूछ लिया था। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न कह रहा है, एक उपभोक्ता को बिजली की पेशकश निम्नलिखित टैरिफ पर की जाती है। पहले के समय में जब इतना ज्यादा फ्री कॉलिंग वाला व्यवस्था नहीं था, एक बार रिचार्ज कराओ 3 महीने वाला सिस्टम नहीं चलता था, तो हम लोग वाउचर टैरिफ डलवाते थे। पहला कॉल 1 रुपया का, उसके बाद कट गया तो प्रत्येक कॉल 1 पैसा मिनट लगता था। तो हम लोग उस तरह से अलग अलग टैरिफ प्लान करवाते थे। तो ठीक उसी तरह से कंज्यूमर को भी बिजली का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करे, इसके लिए टैरिफ प्लान दिया जाता है। तो उसने जो टैरिफ दिया है बिजली विभाग ने, कैसा दिया है, उसकी अधिकतम मांग कितनी है, ₹50 प्रति kVA है। उपभोग किया गया प्रति यूनिट कितना पैसा ले रहा है, 15 पैसा। उपभोक्ता का पावर फैक्टर है 0.8 और टोटल लोड है मेरा 200 किलो वाट कंज्यूमर का। यदि लोड फैक्टर 80% है तो मासिक बिल आपसे पूछ रहा है कितना उसके घर में आएगा। आइए जरा इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था जी, 9 नंबर। चलिए सबसे पहले तो देखिए हमारी मांग क्या है, यहां पर 50 रुपए प्रति kVA। 50 रुपए क्या है, प्रति kVA। इसको हम लोग रख लेते हैं मान A मान लेते हैं। इस वैल्यू को क्या मानते हैं हम, A मान लेते हैं। फिर आपका रनिंग कॉस्ट, चल लागत कितना दिया है, इसको रनिंग कॉस्ट अंग्रेजी में कहेंगे। यह इसने कहा है 15 पैसा प्रति किलोवाट आवर। इसी को आप रुपया में बदलिए तो क्या लिखिएगा, 0.15 रुपया प्रति किलोवाट आवर। 100 से भाग दे दीजिएगा। इसको हम लोग B मान लेते हैं, ठीक है। फिर आपसे इसने कहा है औसत खपत जो हमारी है कंज्यूमर की, औसत शक्ति वो वैज्ञानिक जी कितनी है, 200 किलोवाट है। तो 200 किलोवाट को आप ऐसा कर सकते हैं, 200 गुना 10 के पावर 3 वाट, किलो के बदले में 10 के पावर 3 लिखेंगे, कोई तकलीफ तो नहीं होगी। पावर फैक्टर का मान इसने कह दिया 0.8 है। लोड फैक्टर इसने हमें बताया है कितना है, लोड फैक्टर 80% है। इतनी डाटा मेरे पास है। अब हम सबसे पहले आते हैं अधिकतम मांग निकालते हैं, वो कितना होगा। अधिकतम मांग जो मेरे कंज्यूमर का है वह हो जाएगा साथियों औसत शक्ति बटा पावर फैक्टर। सिंप्लीफाई कर लीजिए, पावर फैक्टर नहीं लोड फैक्टर। क्या हो जाएगा, लोड फैक्टर। अधिकतम मांग क्या हो जाएगा, लोड फैक्टर LF। तो अब औसत शक्ति है मेरा 200 गुना 10 के पावर 3 और LF भी 80 है, तो 80 को आप करिएगा 100 से डिवाइड तो 0.8 हो जाएगा। 0.8 से डिवाइड करिएगा तो वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, 250 किलो वोल्ट एम्पियर में बदल जाएगा। 10 के पावर 3 है तो उसके लिए के ले लिए बात बराबर। तो 250 kVA मेरा क्या हो गया, मैक्सिमम डिमांड हो गया। अब देखिए जो कंज्यूमर को पेमेंट करना है, देय कुल मासिक लागत यानी मासिक बिल। तो मासिक बिल जो आप निकालिएगा उसका फॉर्मूला देखिए होता है टैरिफ वाले इस मेथड में, देय कुल मासिक बिल, मासिक बिल इसका मान होता है साथियों A इंटू kVA प्लस होता है B गुना kWh। ये फॉर्मूला है। सब वैल्यू को रखिए, A का मान रखिए, B का मान रखिए, kWh kVA को रखिए, क्या हो जाएगा। आगे बढ़ें। अब देखिए साहब यहां पर A के बदले में हम लिखेंगे कितना, 50 था मेरा A। दूसरा देखिए A के साथ kVA है तो kVA 250 हमने निकाला है, प्लस हमको क्या करना है B kWh। B मेरा 0.15 पैसा था, kWh निकालिएगा तो कितना है साहब, मासिक न कह रहा है
तो 200 किलोवाट आवर एक दिन का खपत था। महीना भर का कीजिएगा तो 200 गुना 24 गुना 30 और 10 के पावर 3 इसके साथ था ना जुड़ा हुआ। 200 किलोवाट आवर तो 10 के पावर 3 कर दिए और नीचे इसको 1000 से भाग दे दिए। 1000 कभी भी कट जाएगा, बात बराबर है। इस वैल्यू को सॉल्व करिए। जब इसको सॉल्व करिएगा 12,500 प्लस मिलेगा आपको 21,600, दोनों को जोड़िएगा 34,100 रुपए एक महीने का बिल आ रहा है। ये महीने भर का कंजप्शन है, इसीलिए 24 दिन में घंटा होता है और 30 महीने का दिन माना जाता है, इसीलिए अलग से 24 गुना 30 करना पड़ा है। उसका यूज नहीं है। अस्सी % लोड फैक्टर है तो यहां 0.8 से भाग देके 250 किए ना। लोड फैक्टर क्या होता है हमारा? एवरेज लोड बाय मैक्सिमम लोड होता है। वही फॉर्मूला को पलट के किया गया। जो भी डाटा हमारे पास दिया गया है, मांग को ए माना, रनिंग कॉस्ट को बी माना, एवरेज पावर हमारे पास है, पीएफ लोड फैक्टर है, अधिकतम मांग का रिलेशन होता है लोड फैक्टर से औसत शक्ति बटा लोड फैक्टर। तो उसको सिंप्लीफाई किए, 250 केवीए वैल्यू मिला। टोटल बिल का फॉर्मूला होता है ए केवीए प्लस बी के डब्ल्यू एच। अब हमारे पास ए था 50, केवीए था 250, निकाले थे, गुना कर दिए। बी था 0.15 और के डब्ल्यू एच हमारा महीने भर का कह रहा है। महीने भर में आप जानते हैं एक घंटे में 200 किलोवाट है तो दिन भर में 24 घंटा होता है तो 24 से गुना करेंगे। एक महीने में 30 दिन होता है तो 30 से गुना करेंगे और इसको किलो में बदलना है तो 1000 से भाग भी देंगे। कैलकुलेट कर लिए, आंसर नहीं होगा। आंसर अब आइए 34,100 है। 34,100 के आसपास कौन है? 29,780। आंसर ए को मानेंगे। जो वैल्यू के आसपास होगा उसी को कंसीडर करेंगे। चलिए, ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट जो वैल्यू है वही मिलेगा, ये सब भी ध्यान रखिएगा। वैल्यू के मान में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन हमारा मान उसके आसपास को कंसीडर किया जाएगा। आइए, कोयले की गुणवत्ता उसके रैंक पर निर्भर करती है। क्या? कौन सा चीज नहीं बताए? क्या नहीं समझ पाए? हाँ, तो क्या दिक्कत है? जो वैल्यू करीब रहता है उसी को मानते हैं, ठीक है ना। कितना आता है? वो वाला कैलकुलेट होके कितना आता है वो कर लेना कैलकुलेट। जोड़ने गुना करने में क्या दिक्कत है? हाँ, इसको गुना करके देख लो। 25 पंचे 12,500, ठीक है। उसका गुना करिए आप लोग। 1,000 कट गया, 10 ये कट गया। इस सबको गुना कीजिए। 224 30, 48 दूनी 21,600 ही आ रहा है ना। हाँ, तो जो है वही है। चलिए, जोड़ घटाव गुना भाग आपको खुद से कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए विद्यार्थी जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कोयले के रैंक पर निर्भर करेगा उसकी गुणवत्ता, ठीक है। आइए जरा, कोयले की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है?
उसके रैंक पर निर्भर करती हैं। रैंक कैसे डिसाइड होता है? आपके कैलोरीफिक वैल्यू के आधार पर। किस कोयले का कैलोरीफिक वैल्यू कितना है, जलाने पर किससे कितना हमको कैलोरीफिक वैल्यू का मान ज्यादा मिलेगा, उष्मा ज्यादा मिलेगी। आइए हम आपको लिख देते हैं, लिग्नाइट का कैलोरीफिक वैल्यू कितना होता है? लिग्नाइट का होता है 5000 केल्विन, 5000 किलो कैलोरी प्रति केजी। दूसरा देखिएगा, सब बिटुमिनस, सब बिटुमिनस इसका कितना होता है? 6000 किलो कैलोरी प्रति केजी। फिर आपका होता है बिटुमिनस, बिटुमिनस का देख लीजिए क्या होता है? 7600 किलो कैलोरी प्रति केजी। फिर किसका होता है? एंथ्रासाइड सबसे बेस्ट होता है। एंथ्रासाइड का कितना है? ये 8500 किलो कैलोरी प्रति केजी है। आप ध्यान दीजिएगा, सबसे कम कौन? 1 नंबर, फिर कौन? 2 नंबर, फिर 3, फिर 4। तो सबसे बेहतर एंथ्रासाइड, फिर बिटुमिनस, फिर सब बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट। अब हम लोगों को कह रहा था आरोही क्रम में। आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में, नीचे से ऊपर। तो पहले लिग्नाइट, फिर सब बिटुमिनस, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रासाइट। तो कौन सा ऑप्शन में देखिए मिलेगा? लिग्नाइट, सब बिटुमिनस, फिर क्या है? लिग्नाइट, सब बिटुमिनस, बिटुमिनस देन एंथ्रासाइट। तो हमारे आरोही क्रम में मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी। डी को उत्तर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैस टरबाइन पावर प्लांट, हमेशा याद रखिएगा, यह प्रयोग किया जाता है पीक लोड के लिए। पीक लोड का ग्राफ जब भी बनता है साथियों, इस तरह का ग्राफ होता है। बेस लोड का ग्राफ हमेशा कांस्टेंट रहता है। अनवरत एक समान ऊर्जा का उत्पादन सदैव बेस लोड वाली प्लांट करती रहती है। पीक लोड जो है इमरजेंसी के लिए प्रयोग में लिया जाता है। जब मेरी आवश्यकता समाप्त हो जाती है, उस प्लांट का प्रयोग करना बंद कर देते हैं, और जब जरूरत होती है उस समय चालू करके उतना बिजली पूरा कर लेते हैं। मान लीजिए 500 मेगावाट की जरूरत थी, मेरे पास 350 मेगावाट का प्लांट है, 150 कहां से उत्पन्न करा लिए? इससे करा के मैनेज कर लिए। गर्मी भर 3 महीना जरूरत ज्यादा था, 3 महीना यूज किए, अब फिर ठंडा आ गया तो इस प्लांट को बंद कर दिए। हम अपने प्लांट से 350 हमेशा करते थे, करते ही रहे। बेस लोड के अंदर प्रायः हमारी जो है थर्मल प्लांट, हाइडल प्लांट, ये सब क्या होती है? न्यूक्लियर भी बेस के अंदर ही कंसीडर करती हैं। डीजल हो गया, गैस हो गया, ये सब आपका किसके अंदर होता है? पीक लोड, इमरजेंसी में। ठीक है, तो विशेष परिस्थिति में इसका प्रयोग करते हैं। इसका दक्षता भी बहुत कम होता है, 30% से 35% के बीच ही मात्र इसका एफिशिएंसी होता है। साथियों ये ध्यान रखिएगा। कंबसन चैम्बर है, यहां से आप क्या करते हैं? गैस के प्रेशर से टरबाइन को घुमाने का काम करते हैं। टरबाइन घूमती है, अल्टरनेटर कपल्ड होती है, फिर वहां से बिजली उत्पादन, बाकी ट्रांसफार्मर, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर के द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों में बिजली भेजने में सक्षम होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। बबलू जी 36 नंबर का वीडियो अभी अपलोड नहीं हुआ है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण, वो आपको अपलोड कर दिया जाएगा, आज ही कर दिया जाएगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कितनी छोटी सी बात में बच्चे कितना कंफ्यूज रहते हैं। ईडब्ल्यूएस कहां से बनाए, ये कहां से बनाए? जीवन भर तो आप लोग पढ़ाई करते रहे हैं, इसमें कौन सी नई बात है? आप सेंट्रल का बनाइए, बिहार। निम्न ऊर्जा संयंत्र में किस ईंधन परिवहन की लागत व्यवहार में शून्य होती है? मतलब ईंधन को ढोने में कहां पर खर्चा बिल्कुल नहीं है। तो साहब ईंधन को ढोने में आपका जल विद्युत में खर्च बिल्कुल नहीं है। यहां तो कोयला ट्रेन से भी ढोते हैं, ट्रक से भी ढोते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी हमको ढोना पड़ता है। भाप वाला का मतलब ही यही है, आपका थर्मल का पार्ट है। तो जल में परिवहन लागत बिल्कुल नहीं, प्रदूषण बिल्कुल नहीं, परिचालन का खर्च बहुत कम पड़ता है, निर्माण का खर्च बहुत ज्यादा होता है, इफिशियंसी भी 85 से 90% तक होती है। चलिए साहब, थर्मल प्लांट में इकोनोमाइजर की भूमिका क्या है? मैंने कल बताया था, इकोनोमाइजर बॉयलर की इफिशियंसी को 6 से 10% बढ़ाता है ना। साथ ही मैंने यह बताया था, हमारे ईंधन को कितना बचाता है? 10 से 15% ईंधन बचाता है साथियों। ये इकोनोमाइजर हम फीड वाटर को, जो वाटर टरबाइन से टकरा करके
जो स्टीम टरबाइन से टकरा करके तब उसको कंडेंस करके पानी में बदलते हैं, उस पानी को फीड वाटर पंप के माध्यम से दोबारा जो बॉयलर में गर्म होने के लिए भेजने लगते हैं, तो बॉयलर में भेजने से पहले उस पानी को इकोनोमाइजर से पास करवाते हैं। अब उस इकोनोमाइजर में जो गर्म हवाएं आपके बॉयलर से निकल रही हैं, उसी गर्म हवाओं का झोंका देते हैं और पाइप की संरचना से बार बार घूमते 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 जब उस गर्मी से पानी हमारी आती है तो उसका टेम्परेचर काफी गर्म हो जाता है, बढ़ जाता है, और अधिक टेम्परेचर वाले उस पानी का प्रयोग जब बॉयलर में डालते हैं तो हमको ईंधन की खपत कम होती है। 350 डिग्री सेल्सियस गर्म करना था, 150-200 तक ही पहुंचा देता है, तो वहां पर मात्र हमको कितना चाहिए, कम ही चाहिए, तो ईंधन का सेविंग हो जाता है। वही बातें हैं, यानी फ्लू गैसों से उष्मा निकालना और बॉयलर फीड पानी को पहले से गर्म करना, बॉयलर में जाने से पहले पानी को गर्म करके रेडी रख देना। जैसे कंपाउंडर ऑपरेशन होना होता है, डॉक्टर से पहले कंपाउंडर क्या करता है, बेड उड तैयार करता है, सारा दवा व्यवस्था लगा देता है, सब चीज जुगाड़ कर लेता है, औजार सब साफ सुथरा करके फिट कर देता है, टेस्ट फेस्ट सारा रिपोर्ट ओके करके रखता है, डॉक्टर आता है, धड़ाधड़ चीर फाड़ करता है और फिर निकल जाता है। तो यानी ये क्या कर रहा है, बॉयलर में जाने से पहले पानी को गर्म करके और उसको कैपेबल बना दिया जिससे कम ईंधन में काम चल जाए। आइए सरकार, अगला है कुल उपलब्ध बिजली उत्पादन आउटपुट से मांग की पूर्ति नहीं होती है। जितना बिजली का मांग है उतना पूरा हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उत्पादन और मांग के बीच संतुलन बनाने के लिए क्या करते हैं, जरूरत है मान लीजिए 300 मेगावाट का, मेरे पास उत्पन्न हो रहा है 250 मेगावाट, अब बाकी 50 मेगावाट से जिस एरिया को बिजली नहीं दे रहे हैं वो सब आकर के प्लांटे में आग लगा रहा है, समस्या को समझ ही नहीं रहा है। ऐसा सामना आप लोग को भी बहुत करना पड़ेगा जॉब में जाने के बाद। पब्लिक ये सब नहीं पूछता है कि कहां से क्या है नहीं है, वो सीधे माथा फोड़ देगा, समझे कि नहीं, आगे लगाने लगेगा ग्रिड में आकर के, बाल्टी से पानी फेंकने लगेगा ग्रिड पर, आपको कुछ नहीं होगा, वही चला जाएगा, ये मालूम उसको नहीं है। लेकिन फिर भी साहब ये जो प्रॉब्लम आती है जिसको हमको क्या करना है, लोड शेडिंग कहते हैं, यहां से पूरा नहीं हो रहा है, दूसरे जगह से लेकर के क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, या नहीं तो इधर के 6 घंटा मान लीजिए एक मोहल्ला में लाइट दिए, 2 घंटा यहां काट लेते हैं, उसको दे देंगे, ठीक है, फिर अगला का 2 घंटा काट के उधर मैनेज कर देंगे, तो बाकी उसका 24 घंटा में 2-2 घंटा कटा, इधर जो 2-2 कटा तो उसको भी 6 घंटा प्लस मिल गया, तो सबको बराबर बिजली बांट दिए, मैनेज हो गया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका कहलाता है लोड शेडिंग। ध्यान रखिएगा, ये सब काम आप लोगों को करना है, ठीक है। चलिए विद्यार्थी जी, हाँ विधायक जी का जिधर घर होगा उसमें ज्यादा काटिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, समझे कि नहीं। हाँ, ट्रांसफर उड़ाएगा तो तुम्हारी ही नौकरी जाएगी, तुम्ही के ऊपर जिम्मेदारी है, सस्पेंड भी हो जाओगे। 2 साल तो बहुत शांति से रहना विद्यार्थी, उछल कूद करेगा तो आई हुई नौकरी चली जाएगी और जेल भी जाओगे, खाना भी फ्री मिलेगा, रहना भी फ्री मिलेगा, वेतन खाली नहीं मिलेगा, समझे कि नहीं। किसी पावर प्लांट की अधिकतम मांग 80 मेगावाट है, यूटिलाइजेशन फैक्टर 0.8 है, आरक्षित क्षमता प्लांट की क्या होगी। साथियों अधिकतम मांग आपका कितना है, ध्यान दीजिएगा 80 मेगावाट, यूटिलाइजेशन फैक्टर यूएफ कितना दिया है, 0.8 दिया है। आपसे कह रहा है रिजर्व कैपेसिटी, रिजर्व कैपेसिटी मतलब कितना उत्पादन करके हम बचा के रख रहे हैं वो बताना है आपको। आप जानते हैं फॉर्मूला होता है उपयोगिता गुणांक बराबर होता है संयंत्र की निर्गत शक्ति यानी आउटपुट पावर, क्या होती है, आउटपुट पावर बटा होता है प्लांट कैपेसिटी, क्या होता है, प्लांट कैपेसिटी। अब इस फॉर्मूले का यूज आप करिए, हम यहां से निकालना चाहते हैं संयंत्र की क्षमता, तो संयंत्र क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, कोना कोनी गुना करिए, आपका आउटपुट कितना है 80 मेगावाट है हमारा, तो हम यहां 80 लिख दें और नीचे मेरा कितना है, यूटिलाइजेशन फैक्टर 0.8 है, डिवाइड करिए विद्यार्थी, क्या आएगा 100 मेगावाट, तो प्लांट कैपेसिटी हो गया 100 मेगावाट, उत्पादन कर रहे हैं 80, तो साहब आपका रिजर्व कितना रखा आपने, रिजर्व क्षमता बराबर हो जाएगा संयंत्र की क्षमता, क्या हो जाएगा साथियों, संयंत्र क्षमता प्लांट कैपेसिटी माइनस आउटपुट जनरेटेड कैपेसिटी, तो आपका हो जाएगा 100 माइनस 80 बराबर 20 मेगावाट आप रिजर्व कर लिए, क्या हो गया 20 मेगावाट आप रिजर्व कर लिए, उतना अपने पास आप बचा के रख रहे हैं वक्त जरूरत के लिए, जरूरत पड़ेगी तो 20 मेगावाट और उत्पादन हम कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की आपूर्ति 160 मीटर के मीन हेड से 10 गुना 10 के पावर 8 क्यूबिक मीटर क्षमता के जलाशय द्वारा की जाती है। यानी जलाशय का क्षमता है 10 गुना 10 के पावर 8 क्यूबिक मीटर। हाइड्रोलिक इफिशियंसी है 80%। विद्युत की क्षमता है, दक्षता है 90%। जलाशय का क्षेत्रफल है 3 स्क्वायर किलोमीटर का रिजर्वायर है। 4000 किलोवाट आवर का विद्युत उत्पादन आपूर्ति किया जाना है। पानी गिरने का दर क्या होगा? आइए साहब, बड़ा अच्छा प्रश्न है। हम लोग देखते हैं, यहां आपको हेड का हाइट कितना दिया है? 160 मीटर दिया है। उसके बाद डिस्चार्ज कितना दिया है? 10 गुना 10 के पावर 8 क्यूबिक मीटर। फिर आपको हाइड्रोलिक इफिशियंसी ये कितनी दिया है? 80%। इलेक्ट्रिक इफिशियंसी कितना दिया है? ये आपका दिया है 90%। साथ ही साथ आपको पावर फैक्टर कितना दे दिया है? 0.8 लैगिंग दे दिया है। पढ़े लिखे विद्यार्थियों, आपके पास जो पी आउटपुट है वह इसने कहा है 4000 किलोवाट आवर। अब आइए जरा इसको हम बदलते हैं साथियों। मेरा आउटपुट पावर क्या हो जाएगा? 4000 किलो है तो आप 4 गुना 10 के पावर 7 लिख सकते हैं। 1000 में 3 इधर और उधर का फिर आपका कितना हो जाएगा? एक सेकेंड, 4000 का 3 इधर 3 इधर, 6 हो गया ना। चलिए तो हम लोग यहां क्या करते हैं, मेरा जो आउटपुट पावर है 4 गुना 10 के पावर किलोवाट आवर, सॉरी सुधार कीजिए डाटा में, यहां 4000 नहीं है 40000 है। ठीक है, कितना है विद्यार्थी जी? 40000 है। इंग्लिश में ठीक है, समझ गए ना? तो इसलिए यहां भी 40000 है। तो 40000 होगा तो 4 गुना 10 के पावर 7 किलोवाट आवर। केडब्ल्यूएच को आपको खपाना है तो आप क्या करिएगा? 60 गुना 60 यानी 3600 से भाग दीजिएगा। प्रति घंटा है उसको हम क्या करेंगे? वाट में बदलेंगे, इधर सेकेंड में बदलेंगे। 3600 से डिवाइड किया। अब आपका पी इनपुट कितना होगा? पावर इनपुट मेरा हो जाएगा पावर आउटपुट बटा इफिशियंसी गुना पावर फैक्टर। इनपुट आउटपुट बटा इनपुट होता है मेरा इफिशियंसी, तो पी इनपुट होगा आउटपुट बटा इफिशियंसी गुना पावर फैक्टर। वैल्यू पुट करिए। हमारे पास साथियों आउटपुट पावर है 4 गुना 10 के पावर 7 बटा 3600, तो 3600 को नीचे लिख दिए। इफिशियंसी इलेक्ट्रिक कितना है जी? 0.9। 90% है तो 0.9 नहीं करेंगे। पावर फैक्टर कितना है हमारा? 0.8, तो यहां 0.8 से भी गुना कर दिए। सॉल्व करिए विद्यार्थी जी। वैल्यू आता है 15,432.0987। ये कैलकुलेट करके मान आता है। अब जब ये मान मुझे मिल गया तो टोटल जनरेटेड पावर हमारे हाइडल प्लांट का होता है सूत्र 0.763 बटा 75 गुना ओमेगा क्यू एच एटा, ये वैल्यू होता है। अब यहां से आपको ओमेगा पूछ रहा, ओमेगा ही क्या है? दर है, पानी के प्रवाह की दर। ठीक है, अब जरा आइए यहां से ओमेगा का मान निकालेंगे हम, तो क्या क्या लिखेंगे? पावर का मान कितना दिया है? 15,432.0987 गुना क्या होगा? नीचे वाला क्रॉस मल्टीप्लाई गुना 75 बटा में सब ऊपर वाला आ जाएगा कि नहीं? 0.763 गुना आपका क्यू कितना दिया है? 10 गुना 10 के पावर 8। एच कितना दिया है? 160। हाइड्रोलिक इफिशियंसी कितना दिया है? 80%, तो क्या लिखिएगा? 0.8। सिंप्लीफाई करिए विद्यार्थी। 1.1850 गुना 10 के पावर -5 मीटर प्रति सेकेंड आपकी डब्ल्यू होगी। अब इसी को आप क्या करिए? 3600 से गुना कर दीजिए। आपका सिंप्लीफाई होके मान हो जाएगा 0.0425 मीटर प्रति आवर हो जाएगा। क्या अब क्या कीजिएगा? बिहार सरकार ने आपसे पूछा है, अब क्वेश्चन बड़ा बन रहा है तो बनाना ही पड़ता है कि नहीं? 1 मिनट में नहीं बनेगा, इसीलिए तो आप यहां आए हैं। अगर बन जाता तो यहां थोड़ी आप आते। 90 मिनट, पिछला बार भी 90 मिनट था, नहीं 90 ही था। ओरिजिनल क्वेश्चन में 90 मिनट ही, इसीलिए हम आपके टेस्ट का भी टाइम 90 मिनट ही कर दिए। आपका भी टेस्ट 5 से 6:30 होता है ना, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट, 100 क्वेश्चन। चलिए विद्यार्थी जी, अब सारा क्वेश्चन ऐसा ही थोड़ी रहेगा।
एक दो क्वेश्चन ऐसा रहेगा। विद्यार्थी जी, प्रैक्टिस बुक जो है, प्रैक्टिस बुक डिस्ट्रीब्यूट, बड़ा ही आसान सा सवाल है आपके बीच। 50 हर्ट्ज पर कार्यरत 4 पोल वाले एक हाइड्रो पावर प्लांट के रोटर की गति बताइए। साहब जी, आप जानते हैं NS बराबर 120 F/P होता है। F का मान 50 हर्ट्ज है, अब P आपका 4 है। विद्यार्थी, NS का मान बता दीजिए क्या होगा। यानी रोटर का गति 120 गुना 4 बटा आपका पोल, सॉरी 120 गुना 50, फ्रीक्वेंसी 50 है ना, अब बटा पोल 4, 6000/4 आपका 1500 RPM। राइट आंसर डी नंबर। ऐसा भी प्रश्न रहेगा, ये भी मत सोचिए। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, थर्मल प्लांट में डी रेटर का क्यों प्रयोग करते हैं। साहब, डी रेटर जो है हमारा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर लगा हुआ है। ये आपकी बॉयलर है, स्टीम है हमारा, और इस जगह पर आप क्या करते हैं, कंडेंसेट वाटर जब ऊपर से डाल रहे होते हैं, यहां डी रेटर लगा होता है। ये ऑक्सीजन को क्या करता है, बाहर करता है। साथियों ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन के साथ साथ बाहर से जो अलग अलग गैसें घुली हुई हैं, तो सभी तरह की मिश्रित गैसों को ऑक्सीजन के साथ अलग करने का काम करता है। यानी फीड वाटर से ऑक्सीजन निकालने के लिए हम डी रेटर का इस्तेमाल करते हैं। यह थर्मल प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है। विद्यार्थियों, बुक से संबंधित कोई भी जानकारी, मैं बार बार कहता हूं, 7079। विद्युत संयंत्र की परिचालन लागत पूरी तरह से किस पर निर्भर करती है। हमारा जो परिचालन लागत है वो किस पर साहब निर्भर करेगा, जल्दी से दिमाग लगाइए। स्वाभाविक है, उत्पादन इकाई की संख्या पर। कितना यूनिट आपने क्या किया है, जनरेट किया है, तभी तो आपको पता चलेगा ना। 2 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, कितना यूनिट उत्पादन करते हैं, उतना लेबर कॉस्ट लगता है, उतना ईंधन की खपत करनी पड़ती है, उतनी सारी चीजों की आपको जरूरत पड़ती है। स्वाभाविक सी बात है। राइट आंसर इज बी। कह रहा 75 मेगावाट के थर्मल प्लांट की तापीय दक्षता है 35, अब विद्युतीय है 80। प्लांट की कुल दक्षता क्या होती है। विद्यार्थी याद रखना, एटा ओवरऑल होता है एटा थर्मल गुना एटा इलेक्ट्रिकल। बस आप कर लीजिए साहब, 35/100 गुना 80/100। सॉल्व करिए। 35 गुना 8 कितना होता है वैज्ञानिकों। हाउ मच इज द करेक्ट आंसर। 28% आपका सही उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब आपकी